सभी को नमस्कार। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर एससीईआरटी यूपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं सभी लोग कुशल और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग भूगोल सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल के अंतर्गत जल मंडल के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछली कक्षाओं में मैंने स्थल मंडल के बारे में डिटेल में आप सबसे बात की थी और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे क्या क्या कारक हैं जो स्थल मंडल को प्रभावित करते हैं, और अभी हम विस्तृत आपसे बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जल मंडल के जो प्रमुख स्रोत हैं वो सागरीय जल है और स्थलीय में झील है, जलाशय है, तालाब है, तो ये जो जल के जो स्रोत हैं ये प्रमुख रूप से पृथ्वी पर ये जल के प्रमुख स्रोत। और मैंने अभी क्लास में तो जलमंडल से तात्पर्य हमारा है जो पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल जल राशियां हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की सतह के 71% भाग पर 71% भाग पर जल की उपस्थिति है। और जल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग गोलार्धों में अलग अलग है। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल तथा स्थल मंडल, स्थल गोलार्ध और स्थल मंडल लगभग बराबर है, परंतु यह दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल स्थल मंडल से 15 गुना अधिक है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की सतह के 70% भाग पर 7.7 जलमंडल के अधिकतर भाग पर महासागरों का विस्तार है, बाकी भाग पर सागर और झीलें हैं। और प्रमुख रूप से 4 महासागर जो हैं वो हैं, जिनको हम पहला जो है प्रशांत महासागर है जो सबसे बड़ा है, और बाकी जो 3 हैं वो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। इन सागरों की स्थिति आप मैप में स्पष्ट रूप से देखें, पहचाने कौन से सागर की स्थिति कहाँ है, उसके सागर के तटीय कौन कौन से देश हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि महासागरों की जो औसत गहराई है, एवरेज जो गहराई है वो 4000 मीटर है। और ये अलग अलग महासागरों में अलग अलग गहराई। महासागर प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा जो भाग है जिसको हम मरीना ट्रेंच के नाम से जानते हैं, जो पैसिफिक ओशन में है। इसी तरह से हर महासागर के प्रमुख कुछ ट्रेंच हैं जिनको आपको जानने की जरूरत है। ये परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। और जैसा कि जो महासागरीय धरातल है, ओशन फ्लोर जिसको हम बोलते हैं, वो समतल नहीं है। कहीं ढाल है, कहीं ज्यादा खाई है जिसको ट्रेंच कहते हैं, फिर ओशन बेड्स हैं। तो ये उसमें भी स्थलाकृतियां, विभिन्न तरह की स्थलाकृतियां हैं। और महासागर के अंदर माउंटेन भी हैं जिनकी जो अगर हम समुद्र तल से उन माउंटेन की ऊंचाई को देखें, बहुत ऐसे माउंटेन हैं जिनकी ऊंचाई जो है एवरेज से भी ज्यादा है। तो अब जो कंपोनेंट्स हैं जल की, महासागर के जल की, उसमें प्रमुख रूप से जो है वो जो लवण है, वो मीठे पानी और खारे पानी के बीच का जो अंतर है, वो अंतर जो है लवण के कारण। तो महासागरीय जल के जो भार और घुले हुए लवणीय पदार्थों के अनुपात को महासागरीय लवण, तो जिसको सैलिनिटी कहते हैं, ओशन सैलिनिटी। महासागर जल के प्रमुख संगठन जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, इसमें मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है और पोटेशियम क्लोराइड है। तो ये मेन जो साल्ट्स हैं, समुद्र के जो ओशन सैलिनिटी को प्रभावित करते हैं या उसके कंपोनेंट्स हैं, ये निम्नलिखित रूप से यहाँ पे दिए गए। तो समुद्र जल की जो औसत लवणता है, एवरेज सैलिनिटी, औसत कह रहे हैं क्योंकि अलग अलग महासागरों की अलग अलग, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। ये 35% है। 35% कहने का तात्पर्य ये है कि प्रति 1000 ग्राम पे
35 ग्राम उस जल में, एक प्रति 1000 ग्राम हम जल लेते हैं, उसमें 35 ग्राम सॉल्ट की मात्रा होगी। तो इसको हम परसेंटेज में नोट करते हैं। तो लवणता के संगठकों में जैसे कि हमने देखा है कि उसमें क्लोरीन की सबसे ज्यादा मिलने वाला जो एलिमेंट्स है, और इसकी मात्रा भी सबसे ज्यादा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा नमक है, नमक नमक के समुद्र के अंदर, समुद्र से नमक की प्राप्ति होती है, तो वो नमक में हमारा क्लोरीन का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है। और इस सैलिनिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पृथ्वी पे अलग अलग भागों में अलग अलग पाई जाती है। और इस सैलिनिटी को, जो लवणता है, इसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, इसमें कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, प्रेशर से जो जल की धाराओं की गति है, गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं, ये सब बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो मिल करके बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है डिसाइड करते हैं किसी भी पृथ्वी के किसी स्थान पे जो महासागर है, सागर है, उसकी लवणता क्या होगी। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इक्वेटर रेखा है, मध्य रेखा के निकट अपेक्षाकृत कम लवणता पाई जाती है। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण ये है कि वहां पे इक्वेटर पे प्रतिदिन वर्षा हो जाती है। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में कहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है इक्वेटर पे, सन जो है ओवरहेड होता है, तो दिन का तापमान बढ़ता है, और जैसे तापमान बढ़ती है और संघनन की प्रक्रिया होती है, वहां से ऊपर जाता है, और फिर 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में बहुत तेजी से बारिश होती है, और फिर वो पानी समुद्र में, समुद्र के अंदर जाके मिल जाता है। तो जो मीठे पानी पानी को का बराबर मिलना की वजह से वहां पे जो सैलिनिटी है, वहां के जो ओशन बॉडीज के अंदर जो सैलिनिटी है वो कम हो। इसी तरह से जो कर्क और मकर रेखा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और साउदर्न हेमिस्फीयर में मकर रेखा जो जाती है, इसका लैटिट्यूडनल तेज 23.30 डिग्री होता है। तो ये इक्वेटर के ऊपर जो कर्क रेखा, नीचे जो है मकर रेखा है, इस क्षेत्र में लवणता जो है सबसे ज्यादा। जैसे जैसे फिर ऊपर जाते हैं पोल्स की तरफ, ध्रुवों की तरफ, वहां लवणता सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा लवणता वाले जो कुछ झील्स हैं, जिनको हम उन जिन जो विश्व में सबसे ज्यादा सैलाइन वाटर है, उसमें एक टर्की में वान झील है, जिसकी लवणता 300%। यानी कि अगर 1000 ग्राम हम जल लेते हैं उस झील से, तो उसमें 300 ग्राम साल्ट मिलेगा। हाईली सैलाइन वाटर है वहाँ। इसी तरह से इसराइल और जॉर्डन के अंदर एक डेड सी कहा जाता है, मृत सागर, उसकी सैलिनिटी है वो 240% है। यानी कि 1000 ग्राम हम जल लेते हैं तो 240 ग्राम वहां पे साल्ट मिलेगा। इसी तरह से अमेरिका में सॉल्ट लेक है, जिसकी जो लवणता का परसेंटेज है 220%। सागरों में सबसे ज्यादा लवणता लाल सागर में पाई जाती है, और लवणता की वजह से जो जल का ऊर्ध्वाधर संचरण होता है, तो जैसा कि मैंने कहा कि सैलिनिटी की वजह से बहुत सारी प्रक्षण क्रियाएं समुद्र के अंदर होती हैं, और उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक भी हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, हवा की गति है, पृथ्वी की भी गति उसमें महत्वपूर्ण होती है। तो जो वर्टिकल पानी का जो वर्टिकल संचरण होता है, उसमें सैलिनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। अब इसी तरह से जो प्रमुख जल स्रोत हैं जैवमंडल के, जल मंडल के, वो जो नदियां हैं, वो प्रमुख नदियों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। जैसे आप सब जानते होंगे कि अमेजन नदी जो लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, जो कई देशों से होकर गुजरती है और अटलांटिक ओशन में आके मिलती है। तो ये बड़ी नदी है, और इसकी जो लंबाई है वो 6428 किलोमीटर है। और इसको बड़ा कहने के पीछे ये है कि जो अपवाह तंत्र है वो सबसे बड़ा है, और इसका कैचमेंट एरिया, जो वॉल्यूम वाटर आके समंदर में मिलता है, वो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ड्रेन आके ड्रेन में वाटर ओशन में मिलता है।
इस हिसाब से अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और जो नील नदी है जो मिस्र में बहती है, नील घाट नदी घाटी सभ्यता में नील नदी की सभ्यता आप सब जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो यह विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है। अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है, नील विश्व की सबसे लंबी नदी, यानी कि इसकी लेंथ लंबी है, और ये 6,650 किलोमीटर है। इसी तरह से जो तीसरी सबसे बड़ी नदी है वो मिसिसिपी मिसूरी है, यह तीसरी सबसे लंबी नदी है जो अमेरिका में बहती है। और जो इसके बाद महासागर, महासागर के बाद झील, झील के बाद हम नदियां, नदियों के बाद झील। तो जो प्रमुख झीलें हैं वो क्या क्या है? कैस्पियन सागर, यह खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील, यह ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की झील, ताजे पानी की झील, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो आप मैप एटलस की सहायता से विश्व में प्रमुख झीलों के की स्थिति के बारे में पता करिए कि क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन सी झील जो है खारे पानी की है, भारत के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं, डल लेक है, चिल्का लेक है, केरला के अंदर बहुत सारी झीलें हैं। झीलों की क्या विशेषताएं हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करें। तो सुपीरियर झील जो है वो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरी बड़ी झील। विक्टोरिया झील यह तीसरी सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील यह सबसे ऊंची है, यानी कि सबसे हाइट पे है। इसी तरह से हमारे लेह लद्दाख में भी बहुत सारे झील हैं, में झील है। तो इन झीलों की स्थिति जो है वो हाइट पे होती है। उसमें सबसे ऊंची जो झील है वो विश्व की, वो बैकाल लेक है। जैसा कि मैंने और भी कहा कि डेड सागर है, या सबसे नीची समुद्री सतह, यानी कि ये सबसे ऊंची झील बैकाल है। सबसे नीची झील जो ओशन लेवल, सी लेवल से भी नीचे जो है, इसका जो सतह है, और ये 396 मीटर डाउन द सी लेवल है। इसी तरह से जो प्रमुख नहरें हैं, जो विश्व की जो प्रमुख नहरें हैं, उसमें सबसे प्रमुख नहर जो है वो स्वेज नहर है, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और इस नहर का निर्माण 1869 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम फर्डिनेंड डी लेप्लस ने है, उन्होंने इस झील का निर्माण किया। और ये इस स्वेज नहर की स्थिति कहाँ है मैप में आप देखिए, ये प्रमुख ये भूमध्य सागर और लाल सागर के इस स्वेज नहर के निर्माण के बाद जियो पॉलिटिकल सिनेरियो कैसे चेंज हुआ, व्यापारिक व्यापार में कैसे चेंज हुआ, ये सब बहुत सारी महत्व है इसके, इस झील के बनने में। और इसकी लंबाई जो है 169 किलोमीटर लंबी है। और जो उस समय जो मिस्र के जो शासक हैं, ये मिस्र से में ये नहर है, तो कर्नल नासिर ने 26 जुलाई 1956 को इसका नामकरण किया। और दूसरी जो प्रमुख नहर है जिसको हम पनामा नहर कहते हैं, यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसकी लंबाई 58 किलोमीटर है और इसका निर्माण 1914 में हुआ। तो इन नहरों का व्यापारिक महत्व बहुत ज्यादा है। ये इनके बन जाने से जो समुद्री मार्ग काफी जो दूर जो बड़े जो व्यापारिक जहाज थे, वो एक लंबा रूट तय कर करके आते थे। तो इनके बनने से उनके रूट्स में कमी आ गई, तो लंबाई उनकी घट गई और व्यापारिक गतिविधियों का बहुत तेजी से विकास हुआ। जैसे एशिया से यूरोप में जाने के लिए अगर सुएज नहर नहीं होती तो आप देखिए कि पूरे अफ्रीका को, जिसको केप ऑफ गुड होप वाला जो रूट है, ऊपर से पूरे अटलांटिक महासागर का जो पश्चिमी किनारा है उससे होते हुए फिर अफ्रीका का जो निचला किनारा है उससे होते हुए हिंद महासागर में जो पहले व्यापारिक गतिविधियां होती थी, तो ये लंबा रूट था यूरोप को, एशिया से यूरोप को जोड़ने के लिए। लेकिन इस स्वेज नहर के निर्माण हो जाने से ये जो जिसकी लंबाई 169 किलोमीटर है, इससे बहुत ज्यादा व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ गई, समय कम लगा और व्यापार भी बढ़ा। उसी सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। उसी तरह से पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ने के लिए जो पनामा कैनाल है, इसके बनने से बहुत सारी व्यापारिक गतिविधियां तेजी से वहां हुई। तो इन प्रमुख नहरों का जो व्यापारिक क्या रोल है, कैसे इन्होंने व्यापारिक के साथ साथ जो हमारे सामरिक महत्व के रास्ते भी हैं। अगर हमारे जो वॉरियर वारशिप्स हैं, बड़ी छोटी, इस तरह के जो नेवल शिप्स हैं, इनको आने जाने के लिए भी ये मार्ग सुलभ हुआ। अब हम बात करेंगे जो कौन कौन सी प्रमुख धाराएं समुद्री धाराओं के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में कुछ इस विषय पे चर्चा की थी, धारा विश्व में की प्रमुख धाराओं के बारे में हमने आपसे चर्चा भी की थी। तो आज हम थोड़ी सी उस विषय में डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि जब सबको पता है कि जब महासागरों के जल की बहुत बड़ी मात्रा एक निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक सामान्य गति से बहने लगती, महासागरों के जल की बहुत बड़ी मात्रा एक निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक सामान्य गति से बहने लगती है, तो उसे हम महासागरीय धारा कहते हैं। तो जिसको हम ओशन करेंट्स कहते हैं। और इनकी जो ओशन करेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसी ओशन करेंट्स हैं जो गर्म जलधाराएं हैं, ऐसी ओशन करेंट्स हैं जो ठंडी जलधाराएं हैं। और इन ठंडी और गर्म जलधाराओं का वहां के जिन तटों से जाकर ये टकराती हैं, वहां के वातावरण, वहां की जलवायु, वहां के वायुमंडल, इन सब पे उनका क्या प्रभाव है, और इसके साथ साथ वहां के जनमानस, जनजीवन पे, व्यापारिक केंद्रों पे कैसे ये प्रभाव डालती है। इनका बहुत बड़ा एक रोल है, इकोनॉमिक भी है, क्लाइमेटिक भी है। तो इन धाराओं का क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो प्रमुख रूप से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली जो धाराएं हैं, जो इक्वेटर समुद्र के जो इक्वेटर रेखा जो है वो जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड पूरे ग्लोब को डिवाइड करती है। तो जिन समुद्री क्षेत्रों में इक्वेटर गुजर रही है, तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाने वाली जो धारा है वो प्रमुख रूप से गर्म धारा है, और ध्रुवों से जो विषुवत रेखा की ओर बहने वाली जो धाराएं हैं वो ठंडी धाराएं हैं। ये एक जनरल ट्रेंड है। इस ट्रेंड के अंदर भी कुछ ऐसी भी चीज लोकल फैक्टर्स भी होते हैं जो ओशन के अंदर होती है, जो इन धाराओं के मार्ग को परिवर्तित करते हैं। लेकिन इन जनरल ये ट्रेंड पाया जाता है। और इन धाराओं के बहने में जो बल है, कोरियालिस बल, जो पृथ्वी के घूर्णन गति, जो पृथ्वी अपने दूरी पर घूर्णन करती है, घूमती है, उत्पन्न होने वाला बल है जिसको हम कोरियालिस फोर्स कहते हैं, उसके उसका भी प्रभाव इन जल धाराओं के मार्ग को डाइवर्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कोरियालिस बल का जो प्रभाव है वो उत्तरी गोलार्ध की धाराओं को अपनी दाई तरफ, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ओशन करंट डाइवर्ट होती हैं अब दाई तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिणी गोलार्ध में जो धाराएं हैं अपनी बाई तरफ प्रभावित। तो इन धाराओं के मार्ग के निर्धारण में कोरियालिस बल का बहुत बड़ा रोल है। महासागर की धाराओं की उत्पत्ति कई कारणों से हुई, जैसा कि आप सबको इस बात परिचय है कि पृथ्वी की घूर्णन गति इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, जो कोरियालिस बल इसके प्रभाव से उत्पन्न होता है। और महासागरीय जल के तापमान, ओशन टेम्परेचर भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ओशन करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में, उनके ओरिजिन में भी। साथ ही साथ सैलिनिटी और डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर। तो ये जो प्रमुख 4-5 पॉइंट्स हैं, ये ओशन करेंट्स की उत्पत्ति में बहुत बड़े सहायक होते हैं, या ये एक कारण के रूप में देखे जाते हैं। उसी तरह से विभिन्न स्थानों की स्थिति, घनत्व आदि में विभिन्नता की स्थिति, और वायु दाब एवं प्रचलित हवाएं, एयर प्रेशर एंड प्रिवेलिंग विंड्स, ट्रेड विंड क्या है, पोलर विंड,
ये सब जो बहुत सारी जो महासागर के ऊपर चलने वाली हवाएं हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है इनके समुद्री धाराओं की उत्पत्ति। उसी तरह से वर्षा की मात्रा और वाष्पीकरण में भिन्नता आदि प्रमुख है। और धाराओं का जो प्रवाह है, दिशा, गति पर भी सागरी तल में उच्चावच, तटरेखा का आकार, ये सब फैक्टर्स हैं। जैसे समुद्र के अंदर कितनी गहरा समंदर है, उसके अंदर जो बहुत सारी जो स्थलाकृतियां हैं, उसके अंदर समुद्र के अंदर जो आकृतियां हैं, तटरेखा का बनावट कैसा है, जो कोस्टल रीजन है, ये सब मिलके एक कॉम्प्लेक्स जो है फैक्टर्स है, ये महासागर की धाराओं की उत्पत्ति के कारणों को प्रभावित। उसी तरह से तटरेखा की जो सिचुएशन कैसी है, उसकी दिशा किधर है, उसका साइज कैसा है, मौसमी परिवर्तन, पृथ्वी के गुण आदि, दिशा आदि का भी उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये मिल करके वो ओशन करेंट्स की प्रभावित करते हैं। तो कुछ यहाँ पे हम अलग अलग समुद्र की कुछ धाराओं के बारे में बात करेंगे। जो प्रशांत महासागर की धाराओं में क्यूरोसियो, क्यूराइल, कैलिफोर्निया और पेरू प्रमुख धाराएं हैं। अटलांटिक महासागर की धाराओं में गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड, वेनिजुएला की धाराएं प्रमुख। उसी तरह से हिंद महासागर में मोजाम्बिक और अगुलहास प्रमुख धाराएं। अब आपको ये पता करना है कि इन धाराओं में कौन सी धारा जो ओशन करेंट्स है वो कोल्ड है, कौन सी हॉट है, कहाँ से कहाँ जाती है, इसकी क्या स्थिति है। और भी बहुत सारी धाराएं हैं जो यहाँ प्रमुख धाराओं की बात कर रहे हैं। और भी कौन से महासागर में कौन कौन सी धाराएं हैं, उनका क्या प्रभाव है, उनका मानव जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है जब ये अपने तट से टकराती है, ये सारी और भी डिटेल बातें जो है आपको जानने की जरूरत है। उसी तरह से अब हम बात करते हैं महासागरीय धाराएं जलवायु, मानव और जलीय जीवों एवं व्यापार पर इनका क्या क्या प्रभाव है। जैसा कि मैंने पहले भी अभी बात किया कि इनका बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक और क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स पड़ता है जब ये समुद्र के उस तट से टकराते हैं। तो महासागरीय धाराएं समुद्री तटों के तापक्रम को प्रभावित करती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर कोल्ड कोल्ड स्ट्रीम है, कोल्ड गल्फ, वो समुद्री धाराएं हैं, तो जिस तट पे जाके टकराएगी तो वहां का तापमान गिर जाएगा। इसी तरह से गर्म जल धाराएं जब उस तटवर्ती क्षेत्र से जाकर वहां जहां टकराती हैं, तो वहां पे तापमान बढ़ जाता है। उस तापमान बढ़ने से वहां का लोकल इन्वायरमेंट कैसे चेंज होगा, वहां की वनस्पतियां कैसे प्रभावित होंगी, वहां का जीव मंडल कैसे प्रभावित होगा, स्थल मंडल कैसे प्रभावित, ये बहुत सारा कॉम्प्लेक्स इम्पैक्ट्स पड़ता है इनका उस तटीय स्थल पे। जैसे कि गल्फ स्ट्रीम की उष्मा से पश्चिमी यूरोपीय तट पर सागरी जल का तापमान बढ़ जाता है। और गल्फ स्ट्रीम का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है यूरोप और लंदन, यूरोप का जो पार्ट है और लंदन इंग्लैंड जो है, वहां पे कोल्ड, अगर आप उनकी स्थिति देखें तो उसी लैटिट्यूड पे वहां पे उनको बर्फ जम जाना चाहिए जो तटीय क्षेत्र है। लेकिन गल्फ स्ट्रीम की वजह से वहां पे वर्ष भर जो तट है खुले रहते हैं, मौसम भी सुहावना होता है, तापमान बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो इनका गल्फ स्ट्रीम का यूरोप की क्लाइमेटोलॉजी पे, क्लाइमेट्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और इसे शीत ऋतु में भी जल जमता नहीं है और बंदरगाह खुले रहते हैं, जबकि उन्हीं अक्षांशों पर अन्यत्र सागर जो है जम जाते हैं। तो ये गल्फ स्ट्रीम का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है पूरे यूरोप के तापमान को, यूरोप के जो तटीय भाग हैं जो अटलांटिक ओशन से और मेडिटेरियन सी के आसपास हैं, उनपे उनके गल्फ स्ट्रीम की वजह से उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। वहां पे व्यापार के लिए जो उनके बंदरगाह हैं वो वर्ष पर्यंत खुले रहते हैं। उसी तरह से उष्ण व शीतल धाराएं मिलती हैं। तो ये जो जहां उष्ण और शीतल धाराएं मिलती है, गल्फ मतलब कोल्ड ओशन करंट एंड हॉट ओशन करंट, जहां जहां उनका कन्वर्जेंस होता है, वहां पे घना कोहरा उत्पन्न हो जाता है ड्यू टू टेम्परेचर इन्वर्जन। जो तापमान
की कक्षा में मैंने आपसे बताया था कि तापमान जैसे जैसे ऊपर जाता है, हवाएं जैसे ऊपर जाती हैं, तापमान घटते जाता है एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। तो तापमान, तो इन जब इन्वर्जन हो रहा है, जो विभिन्न दो तरह की विभिन्न धाराएं जब मिल रही हैं, गर्म और जल, वहां पे कोहरा उत्पन्न होता है, तो जिससे यातायात में बाधा भी पड़ती है और शीतल धाराओं से प्रभावित तटों पर तापमान कम हो जाता है। उसी तरह से गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं जिन स्थानों पर मिलती हैं, वहां पे एक प्लैंकटन नामक समुद्री घास का विकास होता है और ये इसके विकास में सहायक परिस्थितियां उत्पन्न होती है और ये स्थान बड़े पैमाने पर मछली के केंद्र के रूप में डेवलप होते हैं। ये जो प्लैंकटन है, ये जो मछली के खाने के लिए आहार वहां पे उत्पन्न होता है, जो घास है, ये मछली के खाने के लिए एक बहुत बड़ा मैदान क्रिएट करती है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आप देखेंगे, जैसे न्यू फाउंडलैंड के निकट ग्रैंड बैंक, जहाँ गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करेंट्स जो है मिलती हैं, और इसलिए वहाँ पे मछली पालन, मछली के उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां होती हैं और वहाँ पे फिशिंग के लिए बहुत ही मुफीद जगह है वो। उसी तरह से ठंडी समुद्री धाराएं और बर्फ के टुकड़े ला ला करके बहाकर लाती हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि जब आपने फिल्म में भी देखा होगा कि टाइटैनिक के डूबने की वजह से टाइटैनिक क्यों डूबा, क्योंकि हिमखंड जो है, हिमखंड से वो जहाज टकराया था। और जो ये जो 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 स्थिति है जहाँ टाइटैनिक जाने का जो रूट था, अगर उसको आप देखें तो पोल साइड से जो हिमखंड इन जल धाराओं की वजह से समुद्र में आके मिलता है, लेब्राडोर धारा द्वारा बहाकर लाए गए विशाल हिमखंड से टकराकर टूट गया था प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज। अब हम बात करेंगे ज्वार भाटा। तो जैसा कि आप सब अब अगर किसी समुद्री तटीय भ्रमण करने के लिए गए होंगे समुद्र के तटीय इलाकों पर, अब इस बात को देखे होंगे कि समुद्र का जो पानी है वो दिन में 2 बार एक निश्चित समय के अंतराल पर उठता है और नीचे गिरता है, सुबह में और शाम में। तो इस प्रकार समुद्र के तल के ऊपर उठने की प्रक्रिया को ज्वार कहते हैं और नीचे उतरने की क्रिया को भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख जो कारण है वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। और ध्यान देने की बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण की इस शक्ति में केवल पृथ्वी की शक्ति नहीं, बल्कि सूर्य और चंद्रमा की शक्ति भी शामिल है। और वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने ज्वार भाटा की क्रिया को समझाते हुए बताया था कि यह घटना चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण के कारण उत्पन्न होती है। उल्लेखनीय है कि सूर्य चंद्रमा से बड़ा है और इसके कारण वो अधिक आकर्षण बल रखता है, लेकिन चूंकि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के निकट है, इसलिए चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक प्रभावशाली होता है। तो सूर्य का आकार चंद्रमा के आकार से 3 अरब गुना बड़ा है, लेकिन वह चंद्रमा की अपेक्षा 300 गुना अधिक दूर स्थित है। साइज में सूर्य बहुत बड़ा है, बल भी बहुत बड़ा है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति पृथ्वी की से नजदीक होने की वजह से इसका जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा प्रभावी होता है ज्वार भाटा के क्रिएशन में। इसलिए ज्वार उत्पन्न करने की चंद्रमा की शक्ति सूर्य की अपेक्षा 2.17 गुना अधिक है। और ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है, लेकिन यह हर 12 घंटे के बाद नहीं आता, बल्कि 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। तो 26 मिनट का जो टाइम लैग है, तो ज्वार उत्पन्न होने में 26 मिनट का यह अंतर पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण होता है। और जब पृथ्वी अपनी धुरी का एक चक्कर लगाकर पहले वाले स्थान पर पहुंचती है, तब चंद्रमा भी अपने पथ पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ये जो टाइम लैग है, जो 26 मिनट 24 घंटे का का जो पूरा समय है उसमें 12 घंटे पे होना चाहिए, लेकिन 26 मिनट का जो ये अंतराल आ रहा है ये इसी वजह से आ रहा है। तो और हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का जो 28 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इस प्रकार 24 घंटे में यानी एक दिन में वह अपने वृत्त का 1/28 भाग तय करता है। इससे इसके फलस्वरूप पृथ्वी के उस स्थान को चंद्रमा के सामने पहुंचने में 52 मिनट का समय लग जाता है।
इसलिए प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट के बाद दूसरा ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ज्वार भाटे के बीच में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर। और इसके साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इन ज्वार भाटा का क्या महत्व है। ज्वार भाटा मनुष्य को निम्न प्रकार से सहायता करता है। जैसे पहला है, ये नदियों द्वारा लाए गए कचरे को बहाकर साफ कर देते हैं, जिससे डेल्टा के बनने की गति धीमी हो जाती है। ज्वारी तरंगे नदियों के जल स्तर को ऊपर उठा देती हैं, जिससे जलयान आंतरिक बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है बंगाल में जो बंदरगाह है, वो बड़े जहाजों को यहाँ पे तट पे लाने के लिए इस तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे देश के अंदर जो बंदरगाहों की स्थिति है, उसमें ज्वार भाटा का बहुत बड़ा रोल है। ज्वार भाटा का उपयोग मछली पालने, मछली पकड़ने में भी किया जाता है। फ्रांस और जापान में ज्वारी ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र स्थापित किए हैं, जो टाइडल एनर्जी। तो ये प्रमुख रूप से ये महत्वपूर्ण रोल है ज्वार भाटा का। अब आपको ये बात अच्छी तरीके से इस पूरे चैप्टर में बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप इससे जुड़े हुए बहुत सारे जो सवाल होंगे, ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है, क्यों होता है, उसकी इसके प्रकार भी हैं, बहुत सारे प्रकार हैं ज्वार भाटा के, उसका क्या महत्व है, समुद्री जल धाराओं की उत्पत्ति और उनका व्यापारिक आर्थिक क्या महत्व है। इस तरह के सवालों के जवाब आप खोजिए। और इस तरह के सवाल जो है आपके बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपकी भी परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। फिर अगली कक्षा में हम किसी दूसरे विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।